गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि जल्द ही मैं इतिहास यानी आधुनिक इतिहास भी लेकर के आ रही हूँ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जिस भी स्टेट का एग्जाम देने की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के लिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये खास तौर पर आधुनिक इतिहास है। और आधुनिक इतिहास में जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन यूरोपीय कंपनियों से ही स्टार्ट की जा रही है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, मतलब भारत में कितनी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई है। सबसे पहली बात है कि हमारे भारत में कितनी यूरोपीय कंपनियां आई हैं। तो भारत में कितनी व्यापारिक यूरोपीय कंपनियां आई हैं। तो पहला नंबर 1 में है पुर्तगाली कंपनी, नंबर 2 में है डच, नंबर 3 ब्रिटिश और नंबर 4 डेनिश और नंबर 5 फ्रेंच। ये 5 कंपनियां हमारे भारत में आई थी। और ये 5 कंपनियां आई क्यों? तो ये पांचों कंपनियां हमारे भारत देश में व्यापार के दृष्टिकोण से मतलब व्यापार करने आई थी। आगे देखते हैं कि इसका आगमन कब हुआ और कब तक कैसे कैसे इन्होंने व्यापार किया और किस किस तरीके से इनका पतन हो गया। ये सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं क्या रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नहीं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुए थे। यहाँ पे आप गौर करेंगे क्या रहा है कि 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य, 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य, कब से? तो 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हमारे देश में यानी भारत में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुआ था। मध्य यूरोप में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुआ था। इस साम्य अवधि में कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र वृद्धि हुई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है वह कृषि एवं विशेष रूप में विनिर्माण के क्षेत्र में, यानी कृषि और उनके कई सारे ऐसे विशेष रूप थे जिनके निर्माण के क्षेत्रों में ये क्या अपनाई गई थी। तो आर्थिक यानी प्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुआ था। और ये कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र वृद्धि हुई थी। मतलब यहाँ वृद्धि हुई थी कब? तो इसी आसपास 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास ही मतलब यूरोप में कैसी व्यापारिक वृद्धि हुई थी। तो प्रौद्योगिकी के आधार पर, किस आधार पर हुई थी? यूरोप में किस आधार पर वृद्धि हुई थी व्यापार की? तो प्रौद्योगिकी के आधार पर और व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। किसमें वृद्धि हुई थी? तो व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई थी। ये बदलाव यूरोप में तब शुरू हुई। ये बदलाव यूरोप में तब शुरू हुई जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नए विकल्पों की खोज में निकले थे। मतलब ये वृद्धि कब शुरू हुई? व्यापारिक वृद्धियां या आर्थिक वृद्धि यूरोपियों की कब शुरू हो गई? तो जब ये लोग नए खोजों में निकले थे, नए जगहों की खोज की गई थी इनके द्वारा। अगला है कि यूरोपीय देशों में रोम तथा ग्रीस के साथ यूरोप के देशों में, भारत की बात ही कर रहा है कि भारत का व्यापार किसके साथ शुरू से ही था। तो भारत का जो व्यापार है यूरोपीय देशों में, मतलब भारत का व्यापार यूरोपीय देशों से बहुत पहले से ही था। और किन देशों से था? तो रोम और ग्रीस से। किन देशों से? रोम और ग्रीस के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पहले से ही था। मतलब भारत का जो व्यापारिक संबंध है यूरोपीय देश से पहले से ही था। मतलब ये सारी जो यूरोपीय कंपनियां आई थी इससे पहले से भी हमारे देश में यूरोप के व्यापारी आते थे। लेकिन यूरोप के किस देश के व्यापारी आते थे? तो यूरोप से रोम और ग्रीस के व्यापारियों से संबंध था। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया, कह रहा है कि मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार कई मार्गों से चलता था। कहा जा रहा है कि यूरोप में
यूरोप मध्यकाल में सॉरी क्या है मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो भारत का व्यापार चलता था, तो वो व्यापार कई मार्गों से होकर गुजरता था, कई मार्गों से होकर चलता था। एशिया का माल यानी एशिया से जो माल जाते थे, जो सामान जाता था, तो एशिया का माल या सामान यूरोप तक पहुंचने में कई यानी अनेक राज्यों से होते हुए कई हाथों से होकर गुजरते थे। साफ स्पष्ट है कि एशिया का जो माल है, एशिया का माल जब यूरोप पहुंचता था तो वो कई हाथों से होते हुए, कई राज्यों से होते हुए, कई हाथों से होते हुए उनके मतलब राज्यों में, यूरोप में पहुंचता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों द्वारा चलाया जाता था। मतलब एशिया में जो व्यापार होता था, वो व्यापार खास तौर पर किसके द्वारा, तो अरब के व्यापारियों द्वारा चलाया जाता था, तथा इसकी मध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली का एकाधिकार था। कहा जा रहा है कि इसके जो है मध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर लगभग किसका, तो इटली का एकाधिकार हो गया था, लगभग एकाधिकार था। यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने प्रवेश किया। सबसे पहली कंपनी कौन है, पुर्तगाली कंपनी। तो कहा जा रहा है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने प्रवेश किया, तो यूरोपीय शक्तियों के अनुसार भारत में सबसे पहली कंपनी जो है वह पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी ने प्रवेश किया था। 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वेट करेंगे 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऐसा नहीं था कि भारत में पुर्तगाल से भारत आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, थे रास्ते पहले से भी थे पुर्तगाल में, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि पुर्तगाल में रोम जो है वो और ग्रीस से पहले से ही व्यापार होता था। पुर्तगाली का मतलब यूरोपीय जो लोग थे, यूरोपीय लोगों के साथ पहले से ही व्यापार होता था, लेकिन पुर्तगाल से भी आने का पूरा रास्ता था। अन्य लोगों ने भी पहले से रास्ते खोज चुके थे, लेकिन किसी कारणवश क्या है, इनका रास्ता बंद कर दिया गया था उधर से समुद्री मार्गों से। तो दूसरी तरफ से समुद्री मार्गों से रास्ता खोजने का काम किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया। किसने, वास्को डी गामा ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे, वास्को डी गामा ने किया। और ये वास्को डी गामा कब पहुंचा भारत, तो 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। और ये कौन था, तो ये पुर्तगाली व्यापारी था। वास्को डी गामा कौन था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी था। ये कहाँ पहुंचा भारत में, तो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा वास्को डी गामा भारत में, तो भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। और पश्चिमी तट पर भी कहाँ पहुंचा, तो बंदरगाह कालीकट नामक बंदरगाह पर, किस पर, कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचकर और इसने क्या किया कि समुद्री मार्ग की खोज कर दी। किसकी, समुद्री मार्ग की खोज कर दी। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर भारत में एक यूरोपीय शक्ति के रूप में अगर कोई प्रवेश किया है तो वो कौन थी, पुर्तगाली कंपनियां थी। कौन थी, पुर्तगाली कंपनी थी। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगाली कंपनी का आगमन कैसे हुआ और उसका पतन कैसे हुआ। मतलब पुर्तगाली कंपनी कैसे आई, कैसे यहाँ व्यापार की और किस कारण से इसका पतन हो गया, ये क्यों नहीं रुक पाई। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई रुका, हमारे देश में कोई कंपनी रुकी है तो वो केवल कौन रुकी थी, तो ये ब्रिटिश रुकी थी। और इसने शासन भी किए थे हमारे देश पर, हम इन अंग्रेजों के गुलाम भी रह चुके हैं। तो साफ स्पष्ट कह रहा है कि ये लोग रुके क्यों नहीं टिक पाए, तो ये सभी हम पढ़ेंगे। इनका कारण क्या था पतन होने का, इनके समाप्ति का कारण क्या था, तो ये एक एक करके पढ़ेंगे। आज पुर्तगाली भारत क्यों आई। सबसे पहले कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली प्रथम थे। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कंपनियों में, भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे प्रथम किसे माना गया है, तो सबसे प्रथम कौन था, तो सबसे प्रथम था पुर्तगाली। इन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया था। मतलब ये आए क्यों थे, तो मसाला के व्यापारियों के लिए, किसके लिए आए थे, तो मसाला का व्यापार करने के लिए आए थे।
भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर अपनी फैक्ट्री, कारखाने, व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। यहाँ पे बात ध्यान देने की यह है कि कोई उसने व्यापारिक केंद्र स्थापित नहीं किया था, मतलब इसका कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं था जिसमें यहीं पे सामानें बनती थी, मतलब यहाँ से सामानें खरीद कर वहाँ स्टॉक किया जाता था, रखा जाता था, जमा किया जाता था, जिसको हम भंडारण कह सकते हैं। तो एक भंडार किया जाता था, जमा किया जाता था और फिर यहाँ से उन सामानों को, व्यापारियों को, मतलब उन सामानों को भेजा जाता था। कहाँ? तो यूरोप। तो इकट्ठा करने के लिए, यहाँ जमा करके रखने के लिए ही उन्होंने कई सारी फैक्ट्रियां खोली थी। अगला है कि 15वीं शताब्दी में, यानी भौगोलिक खोजों के संदर्भ में 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहुंचे। और ये कब पहुंचे थे? तो ये वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहुंचे थे। पिछले ही क्लास में हमने पढ़ा है कि वास्को डी गामा जो है भारत आया और भारत आकर के उसने सबसे पहले किसकी खोज की? तो सबसे पहले उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और उसी के बाद 15वीं शताब्दी में यहाँ कई सारे व्यापारिक कंपनियां पहुंचने लगी। वो भी कहाँ की? तो यूरोप की, यानी पुर्तगाल पहुंचा। किसके तो नेतृत्व में? तो व्यापारी वास्को डी गामा के नेतृत्व में। वास्को डी गामा को भारत के व्यापार से लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। मतलब भारत का जो व्यापार था, कौन सा व्यापार? मसाले आदियों का जो व्यापार था भारत में, तो उससे वास्को डी गामा को क्या प्राप्त हुई? तो उससे वास्को डी गामा को लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ था। पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसालों का व्यापार था। मतलब पुर्तगाली आए थे, यानी हमारे देश को ऐसे भी मसालों का खजाना और सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो हमारे देश में मसाले बहुत बेशुमार मात्राओं में होते थे और गरम मसाले, तो इन्हें ही लेने के लिए, मतलब इनका व्यापार करने के लिए ही वास्तविकता रूप से पुर्तगाली कंपनी भारत में आए थे, जिसकी यूरोपीय परिवेश में बहुत मांग थी। और मसाले की जो मांग है वो यूरोप के अंदर क्या थी? बहुत ज्यादा थी। यूरोप के अंदर मसाले की मांग सबसे ज्यादा होने के कारण ही भारत से मसाले का व्यापार करने ही पुर्तगाली भारत आए थे, लेकिन आए किसी और काम के लिए और यहाँ करना चाहा कुछ और काम। जाहिर सी बातें हैं कि अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी अगर दे दी जाए कुछ इजाजतें कि तुम मान लो कि घर पे रहो, तो उंगली पकड़ते पकड़ते सर पे बैठने वाली बात हो जाती है। तो सेम वही चीज हमारे भारत के साथ भी हुआ कि उन्हें इजाजत दे दी गई यहाँ व्यापार करने की, लेकिन व्यापार के साथ साथ उन्होंने तो इसे अपना मतलब इस देश पे ही अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये रहे नहीं थे, ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ, किस वजह से इनका पतन हो गया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कोची में, कहाँ? कोची में लगाई, यानी कोची में स्थापित की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोची में स्थापित की, जिसका विस्तार विभिन्न पुर्तगालियों के समय से हुआ। मतलब जिसका विस्तार जो है पुर्तगालियों के समय से ही था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, यहाँ याद रखेंगे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मेडा। ये कौन है? तो इसका नाम क्या होगा? फ्रांसिस दी अल्मेडा थे। मतलब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस दी अल्मेडा थे, जिनका कार्यकाल, मतलब ये कब से कब तक रहे? तो जिनका कार्यकाल जो है वो कब से रहा? तो 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। फ्रांसिस दी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति चलाई। फ्रांसिस द अल्मेडा ने किसकी नीति चलाई? तो नीले पानी की नीति चलाई, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था। मतलब फ्रांसिस दी अल्मेडा का उद्देश्य क्या था? कि हिंद महासागर के क्षेत्र से जो व्यापार हो रहा है उस पर नियंत्रण करना, उस पर कब्जा करना, क्योंकि इनके पास जो है कुछ सैन्य व्यवस्था थी, मतलब जल सेना वगैरह कुछ थी। उसके बाद है फ्रांसिस दी अल्मेडा ने कार्टेज व्यवस्था के तहत परमिट प्रणाली लागू की। मतलब परमिट प्रणाली किसने लागू की? परमिट प्रणाली लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो परमिट प्रणाली लागू करने वाला जो है वो कौन था? तो फ्रांसिस दी अल्मेडा था। परमिट प्रणाली किसने लागू की? तो परमिट प्रणाली जो है वो फ्रांसिस दी अल्मेडा ने लागू की थी। अब फ्रांसिस दी अल्मेडा कौन था? तो फ्रांसिस दी अल्मेडा पुर्तगाली व्यापार, मतलब पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था।
आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार पुर्तगालियों के समय से ही अधिक यानी अधिक से अधिक आर्थिक व्यापारिक लाभ हेतु क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित करने की कोशिश होती रही है। मतलब जिस तरीके से केवल अंग्रेजों ने ही भारत पर जो है शासन नहीं किया, इन लोगों ने भी चाहा था भारत पे शासन करना, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए थे। मतलब पुर्तगाली के समय से ही भारत के कहा तो स्थानीय यानी क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित करने की कोशिश, मतलब भारत में जो है आर्थिक के साथ साथ पैसे कमाने के साथ साथ भारत के क्षेत्र प्रभाव पर भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, पर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहा।